चैप्टर 19। चैप्टर 19 में हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में घटना और सूची 2 में बंगाल का तत्कालीन गवर्नर, मतलब उस घटना के वक्त बंगाल के तत्कालीन गवर्नर कौन थे यह दिया गया है। इसका हम लोग मिलान करेंगे। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। उस वक्त बंगाल के गवर्नर थे रोजर ड्रैक। द्वैत शासन लागू हुआ 1765 में। बंगाल के तत्कालीन गवर्नर यानी इस वक्त गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। उस वक्त बंगाल के गवर्नर थे वेंसीटार्ट। बंगाल अकाल 1770 में हुआ। उस वक्त बंगाल के गवर्नर थे कर्टियर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में हुई। में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था हेक्टर मुनरो। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? 1765 से 1772 तक। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था हैदराबाद का निजाम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वाइसराय था लॉर्ड कैनिंग। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? श्रीरंगपट्टनम की संधि। राज्य क्षय, हड़प नीति, जब्ती सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी? डलहौजी। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? गोविंद सिंह। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? क्लाइव। निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? हैदराबाद के निजाम ने, अवध के नवाब ने और मैसूर के राजा ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। पहले गुरु अमरदास, फिर रामदास, फिर अर्जुन देव और फिर गुरु तेग बहादुर। सुगौली की संधि 1816 में किनके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। हड़प नीति के अंतर्गत कौन सा भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? झांसी, नागपुर व सतारा। ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध गवर्नर जनरल थे वेटिंग। वोडियार्ड किसके शासक थे? मैसूर रियासत के। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1757 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम वेटिंग। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1835 के मैकाले के मिनट से। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? चलिए बताते हैं कि इसमें सही कालानुक्रम क्या होगा। पहले रॉबर्ट क्लाइव, फिर वेंसीटार्ट, फिर कर्टियर और फिर वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था उपयुक्त तीनों। क्या क्या राज था? चलिए एक एक करके देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे।
भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। इन्हीं सभी कारणों की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता हुई थी। भारत में निम्न वाइसरायों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? लॉर्ड डलहौजी। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम वेटिंग। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? सादत खान, बुरहान उल मुल्क। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? हेस्टिंग्स। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। वे सरदार निम्न में से कौन थे? मोहनलाल और मीर मदान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहां घटी थी? कलकत्ता में। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। यह किस बांग्ला कवि का कथन है? नवीन चंद्र सेन। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? के.एम. पनिक्कर। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? राजा सिताब राय। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? शाह शुजा से। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया? सर आयरकूट। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? खड़क सिंह। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध यह सही सुमेलित नहीं है। इससे गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था कौन सा था? बक्सर का युद्ध। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकर चकिया। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम वेटिंग ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? मीर कासिम। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह। बक्सर के युद्ध 1764 में के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 ईस्वी में। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? सिराजुद्दौला। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु में एक नगर का। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स।
किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? सूची 1 में अवधि और सूची 2 में उस अवधि में कौन सा युद्ध हुआ था यह दिया गया है और यह बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। 1790 से 92 में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था, यह सही है। 1824 से 26 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह कथन सही है या है? गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने, सही है। गुरु अंगद देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी, यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश द्वारा इनके समामेलन यानी विलय का सही कालानुक्रम क्या है? पहले सतारा, फिर संभलपुर और फिर झांसी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डलहौजी के समय से। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 का हम लोग मिलान कर लेंगे। 1775 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? कर्नल स्लीमैन। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में उत्तरवर्ती मुगल शासक के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उन्हें कौन सी उपाधि या उपनाम मिला था यह दिया गया है। इसका हम लोग मिलान करेंगे। बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर की उपाधि दी गई थी। फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर की उपाधि दी गई थी। मोहम्मद शाह को रंगीला उपनाम से जाना जाता था। बहादुर शाह द्वितीय को जफर की उपाधि दी गई थी, यानी उन्हें जफर के नाम से भी जाना जाता था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। वह किसकी सहायता से सम्राट बना? जुल्फिकार खान। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? सैयद बंधु। नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? सैयद बंधु। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी? फर्रुखसियर। सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? फर्रुखसियर को, रफी उद दर्जात को, रफी उद दौला को और मोहम्मद शाह को, इन सभी को। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? मोहम्मद शाह। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? मोहम्मद शाह रंगीला। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? मोहम्मद शाह रंगीला। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए? शाह आलम द्वितीय। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? शाह आलम द्वितीय। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण यानी विशेषता मीर बख्शी नजीबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में
जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ। शाह आलम द्वितीय। कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए जो 2 गज जमीन भी न मिली हुए यार में। बहादुर शाह द्वितीय। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। सुमेलित कीजिए, सूची 1 में राज्य के नाम दिए गए हैं, सूची 2 में संस्थापक के नाम दिए गए हैं। इसका मिलान करेंगे। बंगाल की स्थापना 1713 में हुई, इसके संस्थापक थे मुर्शिद कुली जाफर खान। फर्रुखाबाद की स्थापना 1714 में हुई, इसके संस्थापक थे मोहम्मद खान बंगस। कर्नाटक की स्थापना 1720 में हुई, इसके संस्थापक थे सादत उल्लाह खान। अवध की स्थापना 1722 में हुई, इसके संस्थापक थे मीर मोहम्मद अमीन सादत खान बुरहानुल मुल्क। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य के नाम और सूची 2 में उनके संस्थापक के नाम दिए गए हैं। एक बार फिर से हम लोग मिलान कर लेंगे। हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 में हुई, इसके संस्थापक थे मीर कमरुद्दीन चिनकिलिच खान निजामुल मुल्क। रुहेलखंड की स्थापना 1727 में हुई, इसके संस्थापक थे अली मोहम्मद खान। भरतपुर की स्थापना 1740 में हुई, इसके संस्थापक थे बदन सिंह। मैसूर की स्थापना 1761 में हुई, इसके संस्थापक थे हैदर अली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध की नवाब। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? चूड़ामन। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून, प्लेटो ऑफ जाट्स एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? सूरजमल। मुर्शिद कुली जाफर खान को बंगाल 1717 ईस्वी में तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? फर्रुखसियर। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? मुर्शिद कुली जाफर खान। बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खान एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण था मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफर खान एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? मोहम्मद शाह रंगीला। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि ना छोड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती थी? अलीवर्दी खान। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं? अलीवर्दी खान। बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? अलीवर्दी खान। बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना, इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे? अलीवर्दी खान। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे। इन कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? चलिए बताना है कि कौन कौन से विवाद के कारण थे। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी सही है। अंग्रेजों द्वारा दस्तक यानी फ्री पास का दुरुपयोग सही है। भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सुमेलित कीजिए, सूची 1 में घटना और सूची 2 में तिथि दी गई है, किस तिथि को वह घटना घटित थी? इसका हम लोग मिलान करेंगे। कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार हुआ था 15 से 20 जून 1756 में। काल कोठरी की त्रासदी हुई थी 20 जून 1756 में। अलीनगर की संधि हुई थी 9 फरवरी 1757 में।
प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। 24 परगना। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया, क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। मीर कासिम। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? मीर कासिम। क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? शाह आलम द्वितीय को करा व इलाहाबाद के जिले दिए गए। सही है। कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से मिली। सही है। हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों की जागीर के रूप में मान्यता दी गई। यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 में किनके बीच हुई? शुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? मीर जाफर को। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल के रूप में उल्लिखित किया? मुबारकुद्दौला। कर्नल माल्सन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? मीर जाफर। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? हैदर अली। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? हैदर अली। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में युद्ध और सूची 2 में उस युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, यह दिया गया है। इसका हम लोग मिलान करेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69 में हुआ था, मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक हुआ, मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में युद्ध और सूची 2 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व उस युद्ध में कौन किया या है। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किए थे जनरल स्मिथ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था जनरल आयरकूट। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था मेजर जनरल मोडोस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था जनरल स्टुअर्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? लॉर्ड मैकेरिन। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? चलिए देखते हैं इसके तहत क्या क्या हुआ। टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा, यह सही है। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। अपने 2 बेटों को
बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? फ्रांस के साथ, अरब के साथ, अफगानिस्तान के साथ, मॉरिशस के साथ और तुर्की के साथ। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में से कौन सा या से सही है या है? चलिए देखते हैं इन कथनों में से कौन से कथन सही हैं। टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया, यह कथन सही है। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की, यह भी सही है। टीपू ने माप तौल के लिए नए पैमाने को अपनाया, यह भी सही है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू सिटीजन टीपू विहित करने लगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे ट्रावनकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? इसका विचार करना है। इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, सही है। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया, यह कथन भी सही है। बोडियार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई, यह कथन भी सही है। यह तीनों कथन सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? टीपू सुल्तान ने कहा था। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी? भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। टीपू सुल्तान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? इन कथनों में से कौन सा सही है, चलिए देखते हैं। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव 1469 से 1538 तक मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी या ननकाना पाकिस्तान था, सही है। सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव का मूल नाम लहना था, यह भी सही है। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया, यह भी सही है। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहब यानी स्वर्ण मंदिर के नाम से जो प्रसिद्ध है की नींव रखी। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई, यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी कथन सही है। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख के दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? अर्जुन देव। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? धोखेबाजी। निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सही है? इनमें से इन चारों कथनों में से कौन से कथन सही है यह बताना है। चलिए देखते हैं इनमें से कौन कौन से कथन सही है। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में है की स्थापना की, अमृतसर की किलेबंदी की एवं सिखों को लड़ाकू बनाया, सही है। हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हुई, यह भी सही है। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की, यह कथन भी सही है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा बनाया गया दिल्ली में है, यह भी कथन सही है। सभी कथन सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एवं 4, यह सभी सही है। इस सिख गुरु ने कहा था सरदाद सिरे नादाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया, ऐसा किसने कहा था? गुरु तेग बहादुर ने। किस सिख गुरु को बाकला दबाब बाकला के बाबा कहा जाता है? तेग बहादुर। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा सही है। उन्होंने बचपन में 9 वर्ष पटना में बिताए, सही है।
मखोवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया, यह भी सही है। उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा का आदेश यानी सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किया, सही है। उन्होंने पाहुल प्रथा जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृत पान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा को पाहुल प्रथा कहते थे, तो पाहुल प्रथा का उन्होंने आरंभ किया, यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एवं 4, यह चारों ही सही है। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं दसम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र, नाटक और जफरनामा, यह सभी गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। किसने बुखलिसपुर में लोहागढ़ यानी लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? बंदा बहादुर, वीर बंदा बैरागी। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? फर्रुखसियर। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? कपूर सिंह। रंजीत सिंह 1792 से 1839 ने अपने शासनकाल में अनेक विजयी युद्ध लड़े, उनके द्वारा विजित स्थानों का कालक्रमानुसार सजाइए। पहले लाहौर, फिर अमृतसर, फिर कांगड़ा और फिर कश्मीर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? लाहौर। रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? अमृतसर विजय अभियान। रंजीत सिंह ने किस मिस्र से लाहौर पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी थी छीना? भंगी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रंजीत सिंह द्वारा की गई संधि है और सूची 2 में जिससे संधि की गई, मतलब रंजीत सिंह ने जिनके साथ वह संधि की उनके नाम दिए गए हैं, इसका मिलान कर लेंगे। अमृतसर की संधि 1809 में रंजीत सिंह के द्वारा की गई लॉर्ड मिंटो के साथ। रोपड़ की संधि 1831 में रंजीत सिंह द्वारा की गई विलियम वेटिंग के साथ। त्रिपक्षीय संधि 1836 में हुई लॉर्ड ऑकलैंड व शाह सूजा के साथ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि जो 1809 ईस्वी में हुई, में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई? सतलज नदी। रंजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया, जिसमें शामिल थे बंतुरा, ओलॉर्ड, कोर्ट एवं गार्डनर और एबिटेबल, यह सभी शामिल थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे रंजीत सिंह। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 में किस समय पंजाब राज्य का शासक था? दिलीप सिंह। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिला लेंगे। लाहौर की संधि हुई 1846 ईस्वी में। भैरोवाल की संधि हुई 1846 ईस्वी में। पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ 1849 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में संधि का विलय 1843 में अंग्रेजी राज्य में किया गया था? लॉर्ड एलनब्रो। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को। वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को कालक्रमानुसार सजाइए। चलिए इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे। पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध और फिर पूना के पेशवा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था, स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? कार्ल मार्कस। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक था? डुबले। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? लॉर्ड वेलेस्ली। सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे हम लोग। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्ट के समय हुआ। ठगों का दमन विलियम वेटिंग के समय हुआ। मैकाले का शिक्षा नीति प्रस्ताव विलियम वेटिंग के समय हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए हम लोग सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त, चार्ल्स मेटकॉफ ने किया। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के समय। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ लॉर्ड हॉर्डिंग के समय। और द्वितीय विधवा पुनर्विवाह एक्ट हुआ लॉर्ड डलहौजी के समय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी की जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों को कालक्रमानुसार सजाइए। चलिए इस प्रतिबंध गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों को अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले सतारा, फिर संभलपुर और जैतपुर, फिर बघाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी और फिर नागपुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में घटना और सूची 2 में वह घटना कब घटी थी उसका वर्ष और अवधि दिया गया है। इसको हम लोग मिलान कर लेंगे। सुगौली की संधि हुई थी 1816 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26 में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1852 में। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1885 से 86 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। चलिए देखते हैं इनमें से कौन से कथन सही है। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यह कथन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट कंपनी के द्वारा बंगाल के निर्यातित प्रमुख कच्चा माल क्या थे? कपास, रेशम, सोडा और अफीम। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक में कौन विजयी हुआ? हैदर अली। पलाशी के युद्ध 1757 में हुआ। किस समय बंगाल के नवाब कौन था? सिराजुद्दौला।